ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएनक्यू यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 हिस्ट्री का आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि पेपर में आप सभी बच्चों को पूछा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीजों लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे बच्चों को पेपर पूछा जाएगा कि भारत में लोक कथाएं, जो हमारी लोक कथाएं उनकी विविधता यानी विभिन्न प्रकार के जो लोक कथाएं पाए जाते हैं हमारे भारत में, उनकी सामाजिक उपयोगिता का आपको मूल्यांकन करना है। ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये 15 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो मोस्ट वीवीआई सवालों में इसे नोट डाउन करिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हम अपने देश भारत के बारे में बात करें तो भारत एक बहुभाषी यानी यहाँ पर बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। हमारे पास सांस्कृतिक जो हमारा महत्व है वो भी बहुत सारे टाइप का होता है और हमारे देश में बहुत सारे धर्म माने जाते हैं। इसलिए हमारा देश जो है एक बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत जो हमारे अत्यंत समृद्ध है और विविधतापूर्ण है। मतलब बहुत प्रकार से लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए ये विविधतापूर्ण है हमारे पास। इस सांस्कृतिक विरासत में हमारे देखिए लोक कथाएं एक महत्वपूर्ण यहाँ स्थान रखती है। और ये जो लोक कथाएं चाहे वो किसी भी धर्म विशेष की हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सदियों से ही मौखिक परंपरा से, क्योंकि जब हम लोग भाषा बेसिकली लिखना नहीं जानते थे उसी समय से हमारे पास देखा जाए यानी मौखिक से लेकर आज जो पीढ़ी दर बदल बढ़ती चली जा रही है, वो हर प्रकार से हमारे समाज में हमारे विचार, विश्वास, हमारे जो नैतिक मूल्य हो गए, परंपराएं हो गए और साथ ही साथ हमारे जीवन दर्शन को वो प्रतिबिंब यानी दर्शन आईना दिखाती है। तो हमारे भारत में लोक कथाओं की विविधता आप केवल भाषा के तौर पर नहीं देख सकते हैं, इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है, बल्कि ये हमारे जो हमारा समाज है उसमें जो एक सामूहिक चेतना जगाती है और इतिहास को भी संज्ञा करके जीवित करके रखती है। ये काम करता है हमारे पास। अब भारत में देखिए जो लोक कथाओं की विविधता के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं भाषिक विविधता, मतलब भाषा के आधार पर जो विविधता दिखाया जाता है ना उसके आधार पर बताया जा रहा है। तो आपको मालूम होगा हमारे संविधान के द्वारा टोटल 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। तो भारत में टोटल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और सैकड़ों उपभाषाएं। भाई 22 तो चलिए अनुसूचित कर रखा हुआ, लेकिन सैकड़ों ऐसे भाषाएं हैं जिनको उपभाषाएं बोला जाता है। प्रत्येक भाषा को अपनी अलग लोक साहित्य परंपरा होती है। जैसे अगर आप देखोगे हिंदी क्षेत्र में जो वीर गाथाएं, जैसे आल्हा उदल की कथा प्रसिद्ध है। बंगाल की ठाकुर मार झोली जैसी कथाएं बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है। वहीं पर पंजाब में हीर रांझा हो गए, सोहनी महिवाल हो गए जैसी प्रेम कथा पे। वही दक्षिण भारत में जाए तो तेनालीराम, विक्रमादित्य, बेताल, इनकी कहानी पसंद। असम, मणिपुर, मेघालय जैसे उत्तरी पूर्व राज्यों में आदिवासी जो लोक कथाएं वो अलग सामाजिक ढांचे को यहाँ पर दर्शाने का कार्य करती है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो हर क्षेत्र की अपनी एक विशेष सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है जो उसकी लोक कथाओं में क्या होती है, प्रकट होती है। तो राजस्थान की लोक कथाओं अगर जाएंगे तो वहाँ रेगिस्तान की कठोरता और वहाँ की वीरता को ये झलकाती है। वहीं पर केरल में जाएंगे तो वहाँ का देखिए जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जैसे ताड़ वृक्ष हो गया, समुद्री व्यापार, इन सब का झलक देखने मिलता है। अगर आप उत्तराखंड जाओगे खुद बताओ, वहाँ पर आपको पहाड़ी जीवन देखने मिलेगा, देवताओं की जो पुरानी कथाएं हो गए, लोक देवताओं का महत्व, ये सभी चीजें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है हमारे पास धर्म और आस्था पर आधारित जो विविधता दिखाया जाता है, उससे संबंधित बताया हुआ है कि भारत में धार्मिक विविधता के चलते जो हमारे लोक कथाओं में भी क्या हुआ है, धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान सदैव से बना हुआ है। हिंदू धर्म की जो देवी देवताओं पर आधारित जो कहानियां, जैसे सती सावित्री आपने सुना होगा, हरिश्चंद्र, अभी हाल ही में मूवी आपने देखा होगा कह सकते हैं भगवान नरसिम्हा पर उनके भक्त प्रहलाद की कहानी, ये सभी देखिए हमारे पास फेमस है। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनके सूफी संतों की कथाएं, जिनमें मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है ये फेमस है। बौद्ध जो बौद्ध और जैन धर्म के लोग कथाएं, जातक कथाएं हो गए, पंचतंत्र हो गए, हितोपदेश हो, ये बहुत फेमस है हमारे पास। सिख धर्म में गुरु नानक जी से जो बड़ी जो कथाएं हैं जिनमें सच्ची सेवा, सच्चाई और भाईचारे की यहाँ पर देखिए शिक्षा में दी जाती है। ठीक है, अगला हमारे पास है सामाजिक विषयों पर आधारित जो विविधता, जैसे दलित जो समाज है बेसिकली समुदाय में हमेशा उत्पीड़न और संघर्ष को दर्शाने वाली कथा है, क्योंकि ये उनके साथ बीतता है। यही चीज समाज दर्शाता है हमारे पास। स्त्री पात्रों में अगर हम देखा जाए तो उनके जीवन में संघर्ष और शक्ति को दिखाने वाली कहानी झलक, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, ये सभी समाज को हमारे प्रदर्शित करते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो लोक कथाओं को देखिए सामाजिक उपयोगिता है। अब क्या उपयोगिता हमारे पास, तो पहला ये नैतिक शिक्षा और मूल्य प्रणाली होती है, जिसमें बताया गया हमारे पास
कि जो लोक कथाएं होती है वो समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करती है। जैसे पंचतंत्र हो गए, मान लीजिए जातक कथाओं में नीति, बुद्धिमत्ता और विवेक की यहाँ पर शिक्षा में दी जाती है। बच्चे को देखिए, अगर आप सीधा उपदेश दीजिए नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप कोई भी चीज को उन्हें कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाओगे ना, तो उनके मन में ये बात कह सकते हैं घर कर लेता है और वो सही चीज और गलत चीज की पहचान अच्छे से कर पाते हैं। ये बेसिक नॉलेज आता है हमारे पास। अगला बात करें, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करता है। जैसे लोक कथाएं जो है एक समुदाय की क्या होती है, सांस्कृतिक पहचान को वो संरक्षित करती है हमारे पास। जैसे वो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, पहनावा, संगीत, ये लोक नृत्य की हमें जानकारी देता है। तो ये कथाएं हमारे समाज को उनकी जड़ों से क्या करें, जोड़ने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है हमारे पास सामाजिक एकता और सामूहिक स्मृति के बारे में बात करें। जैसे हमारा भारत जो है, जिसमें विविधतापूर्ण देश में जो लोक कथाएं तथा लोक कथा में एकता का माध्यम बनाती है, वे स्थानीय इतिहास, संघर्ष, सामाजिक जो हमारे आंदोलन है, इन सभी को जनमानस में जीवित रख के कार्य करती है। तो लोक कथाएं जैसे भगवान बिरसा मुंडा, रानी लक्ष्मीबाई लोगों में हमेशा एक प्रेरणा और एकता की भावना जगाती है। अगर हम मनोरंजन के साधन में बात करें तो टीवी और सिनेमा के युग से पहले ये जो लोक कथाएं थी, यही सबसे पहले मनोरंजन का साधन हुआ करता था। रात्रि में परिवारजन या जो बुजुर्ग जो लोग रहते थे वो गांव की चौपाल में बैठते थे और जो भी लोग थे उन्हें कथाएं बेहद बहुत प्रसिद्ध कथाएं उनको सुनाते थे और लोगों का एक सामूहिक आनंद और एक संवाद का अवसर होता था। आज भी अगर आप देखोगे तो लोक नाटक, कठपुतली शो होता है, लोकगीतों के माध्यम से ये परंपरा आज भी हमारे गाँव में जीवित है। ठीक है। अगर हम बात करें स्त्री सशक्तिकरण और जो लैंगिक विमर्श है, कई लोक कथाओं में देखिए स्त्री पात्रों को न केवल संघर्षशील बताया गया बल्कि शक्तिशाली और निर्णायक रूप से उन्हें चित्रित किया गया। जैसे सावित्री ने, आपको मालूम होगा, यमराज से अपने पति को वापस लिया। सोचिए, झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं ने क्या किया, लोक कथाओं को हिंसा बनकर एक नया हमारा अध्याय जोड़ दिया समाज में। इनसे समाज में स्त्री के प्रति देखिए जो समान है और यहाँ पर जो समानता की भावना, ये हमेशा उत्पन्न होती रहती है। शिक्षा और ज्ञान का भी देखिए प्रचार होता है। लोक कथा जो है वो ज्ञान के वाहक सदैव रही है यहाँ पर, जिनमें बताया गया हमारे पास परंपरागत समय में जो विद्यालयों की अनुपस्थिति में जो कहानी होती थी, उनमें व्यवहारिक ज्ञान, जीवन शैली, कृषि, मौसम और जीव जंतु की यहाँ जानकारी दी जाती थी। पंचतत्व हो गए, हेतुत्व हो गया, जैसे ग्रंथों का तो यही उद्देश्य था कि ज्ञान को क्या करना है, रोचक ढंग से समाज तक पहुंचाने का कार्य करना है। प्लस पर्यावरण जो संरक्षण होता है उसकी भावना को यहाँ जागृत करना है। कई लोक कथाएं पर्यावरण प्रेम को बढ़ावा देती है। वन देवता, जल देवता, पशु पक्षियों के प्रति सम्मान और संवेदनशील लोक कथाओं में बार बार ये चीज देखने को मिलती है। उदाहरण जैसे देखा जाए, साधु और पेड़ हो गए, गिलोय और नाग जैसे कथाओं में हमें प्रकृति की रक्षा का यहाँ संदेश दिया गया है। अब देखिए, लोक कथाओं का जो आधुनिक संदर्भ में महत्व बात करें तो सबसे पहला है ये हमारे पास वैश्वीकरण और सांस्कृतिक पहचान। आज के भूमंडलीय युग में अगर हम बात कर सकते हैं, जहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति का यानी बेसिक देखा जाए प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं पर लोक कथाएं हमारी सांस्कृतिक असीमता की हमेशा रक्षा करती है। वे हमें हमारी भाषा, सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है और जो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक हमेशा प्रभावशाली जो औजार है वो बनकर ये सिद्ध हुआ है। साहित्य और मीडिया के ऊपर बात करें तो जितने फिल्में हैं, टेलीविजन है, टीवी जो धारावाहिक सीरियल चलते हैं और वेब सीरीज में लोक कथाओं का जो रूपांतरण है वो देखा जा सकता है हमारे पास। उदाहरण के तौर पर बात करेंगे हम लोग तो बेताल पचीसी हो गया, विक्रम बेताल, बाल हनुमान जैसे कई धारावाहिक शो है जो आज भी प्रचलित है। साहित्यकारों ने क्या किया है, लोक कथाओं को आधुनिक दृष्टिकोण से पुनः लिखित किया है। जैसे महाश्वेता देवी ने आदिवासी कथाओं को क्या साहित्यिक रूप दिया। वहीं पर अगर हम बात करें इसका शिक्षा प्रणाली में जो स्थान है, आज कई स्कूलों में आप देख सकते हैं कि लोक कथाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ताकि बच्चे क्या करें, भाषा में, संस्कृति में और नैतिक मूल्यों की समझ विकसित हो सके। इन्हें चित्रकथाओं और नाटकों के माध्यम से अधिक रोचक बनाया जा रहा है। पर्यटन और सांस्कृतिक उद्योग के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो भारत सरकार और विभिन्न जो राज्य सरकारें वो लोक कथाओं के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। और लोक नाट्य जैसे हो गया नौटंकी, स्वांग हो गया, भवाई हो गया, यक्षगान, आज भी ये दर्शकों को आकर्षित करते हैं। अगर हम इनके चुनौतियों और संरक्षण की बात करें तो पहला, ये विलुप्त होती परंपराएं। आपको मालूम होगा आज शहरीकरण होते चला जा रहा है, जिससे तकनीकी बदलाव, पश्चिमी प्रभाव के कारण जो भी लोक कथा है उनकी मौखिक परंपरा कमजोर पड़ रही है, जिससे पुराने कथावाचक जो स्टोरी टेलर है वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहा है और युवा पीढ़ियों से उनका संपर्क टूटते चला जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारे पास डिजिटलीकरण और अभिलेखन का अभाव। जैसे भारत में अनेक गांव और आदिवासी क्षेत्रों की बहुमूल्य लोक कथाएं अभी भी लिपिबद्ध या फिर डिजिटल संरक्षित नहीं हुए, इसलिए इनकी जो विलुप्ति है उनका खतरा बना रहता है हमारे पास। फिर अगला है आधुनिक भाषा और शैली में अनुवाद की कमी। कई बार देखिए लोक कथाएं प्राचीन भाषा या बोली में नहीं बोली जाती है, जिससे आधुनिक जो पाठक है वो पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते और इससे उनकी जो पहुंच होती है वो लिमिट रह जाती है हमारे पास। फिर अगला हमारे पास है समाधान। इसका समाधान क्या हो सकता है, सुझाव क्या है?
तो लोक कथाओं का संग्रहण और प्रकाशन, जैसे अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों को क्षेत्रीय लोक कथाओं को संकलित कर एक पुस्तक रूप में इसे प्रकाशित करना चाहिए। अगर डिजिटल की बात करें तो इसका सरकार और जो गैर सरकारी संगठन है उनमें लोक साहित्य को डिजिटल रूप से मतलब ऑनलाइन रूप से इसे संचित करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में एकीकरण होना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में लोक साहित्य को यहाँ शामिल किया जाना चाहिए हमारे पास। तो स्थायी कलाकार और कथावाचकों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और ये सभी के सभी कार्यक्रम को मंच मिलेगा और सरकारी संहिता से कार्य कर पाएंगे। टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए और फिल्मों ने क्या किया, लोक कथाओं को स्थान दिया ताकि एक नई पीढ़ी उनसे जुड़ सके। तो हमारे भारत में लोक कथाएं केवल आप मनोरंजन का साधन ना देखें बल्कि समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों का वाहक होता है। उनकी विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक होता है और उनकी सामाजिक उपयोगिता आज भी उतनी प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में पहले था, आज भी है। और बढ़ते समय के साथ इन कथाओं का संरक्षण करना, जो पुनः प्रस्तुति होता है हमारे पास, और आधुनिकरण आवश्यक है ताकि वे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यहाँ पर प्रेरणा का स्रोत सदैव बना रहे। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसका आंसर हमने आपको समझा दिया और ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल जो पेपर में आएगा पंचतंत्र से जुड़ा हुआ, आपको मालूम होगा पंचतंत्र की जो कथाएं वो किस प्रकार जीवन व्यवहार से जुड़ी शिक्षाएं प्रदान करती, इसके बारे में आपको चर्चा करने बोला गया। तो आइए जानेंगे ये सवाल। और ये सवाल कितने नंबर का आता है बच्चों, तो 15 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। तो इसको कवर करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भारत के प्राचीनतम जो नीति ग्रंथों में से एक नाम है जिसका नाम है पंचतंत्र। आप केवल इसे बाल कथाओं का संग्रह नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण शिक्षात्मक ग्रंथ है जो हमें जीवन व्यवहार, नैतिकता, राजनीति, कूटनीति, मित्रता, चालाकी, विश्वास, इन सभी चीज़ों को एक हमें पढ़ाने का या समझाने का और ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करती है। यह ग्रंथ के लेखक, अगर आपको मालूम होगा, इसके रचयिता है पंडित विष्णु शर्मा माने जाते हैं और उन्हें पंचतंत्र की कहानियों के राजा में 3 अज्ञानी पुत्रों की जो नीति होती है, व्यवहार और जीवन कौशल सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने ये रची थी, ये बताया गया। अगर हम बात करें पंचतंत्र की संरचना के बारे में तो इसमें मतलब है 5 तंत्र या 5 खंड जिसमें आप जीवन संबंधी क्या शिक्षा प्राप्त, जैसे पहले मित्रभेद, मित्रता में दरार, मित्र लाभ, मित्र प्राप्त करना, काको ल्यूकियम मतलब युद्ध और शांति की नीति, फिर लब्ध प्रसानम, ठीक है, प्रनाशम संपत्ति का ह्रास होना हमारे पास, और फिर हमारे पास है अपेक्षाकृत काम मतलब सोचे किए बिना, मतलब बिना कोई सोचे काम को या उसका जो दुष्परिणाम उसके बारे में सोचना आपको। तो हर तंत्र में क्या होता है, पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से हम गहन जीवन दर्शन कर सकते हैं और नैतिक मूल्य यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे बताया यहाँ पर पंचतंत्र की कथाओं से प्राप्त जीवन व्यवहार की कुछ शिक्षाएं, जैसे मित्रता की महत्वता क्या होती है और विवेकपूर्ण चयन होता है। जैसे कहानी सिंह और प्यार में बात करें, आपको मालूम होगा सिंह और सियार, जो शेर और सियार वाला कहानी था, उसमें आपको पढ़ते हैं कि असली मित्र वही है जो संकट के समय आपका क्या होता है, साथ निभाता है। और यह भी सिखाता है कि आपको बुरा सलाहकार मित्र के रूप में विनाश का कारण आपका ही बनता है। फिर व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है, जैसे जीवन में मित्रों का चयन जो होता है वो बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। बुद्धिमत्ता बल से श्रेष्ठ होती है, मतलब बुद्धि जो होता है वो बल से श्रेष्ठ होता है। ये कहानी आपने जो चतुर खरगोश और जो सिंह वाला कहानी पढ़ा होगा कि एक हिंसक सिंह जो है सारे जनों खा सकता है, पर एक चालक खरगोश होता है बेसिकली अपनी बुद्धि से उसे क्या करता है, पराजित कर देता है। शिक्षा, कठिन परिस्थिति में बल से नहीं बल्कि आपको बुद्धि से समाधान निकाला जाता है, ये बताया गया है। फिर धैर्य और सूझबूझ से जो प्राप्त की जाती है, जैसे कहानी कौवा, कंबल और सांप, अगर आपने पढ़ा होगा, एक सांप क्या रोज कौवे को बच्चों खा जाता है, यहाँ पर जो धैर्यपूर्ण योजना बनाता है और सांप से क्या करता है, बदले लेता है। तो शिक्षा, क्रोध की जगह योजना और धैर्य से काम लेने पर यह सफलता मिलती है, बताया गया हमारे पास। फिर बुरे संग का प्रभाव जो होता है वो हानिकारक होता है, यहाँ बताया गया। तो कहानी के रूप में देखा जाए तो कछुआ और उसके जो 2 मित्र जो हंस मित्र उनके बारे में बताया गया। हंस की चेतावनी के बाद भी क्या करता है, कछुआ रास्ते में बोल पड़ता है और जमीन पर गिर के मर जाता है, ये बताया गया। फिर शिक्षा से हमें अनुशासन, आत्मीयता और सही संगति अत्यंत आवश्यक होते हैं। अति आत्मविश्वास और लोभ का जो परिणाम होता है वो विनाशकारी होता है। जैसे कहानी के रूप में देखें तो सपनों में खोया गिदड़ या ब्राह्मण और घड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। एक ब्राह्मण भविष्य की कल्पना में क्या करता है, रोज आपको कहानी पड़ी होगी तो मित्र जो मट्टी घड़ा तोड़ देता है जिससे उसका जो सारा अनाज है वो बर्बाद हो जाता है। शिक्षा जो है आपको अव्यवहारिक जो महत्वाकांक्षा है आपके पास और कल्पना में खो जाने पर क्या होता है, हानिकारक होता है, इस चीज से बचाने का काम करता है। झूठा और विश्वघात की बेसिकली हमारे पास या विश्वासघात की निंदा करना है। जैसे कहानी और मगरमच्छ ने पढ़ा होगा, एक दिन मगरमच्छ अपने मित्र के जो बंदर को क्या धोखा देना चाहता है, लेकिन बंदर क्या करता है, अपनी चतुराई से वहां से बच निकलता है। फिर शिक्षा से क्या होता है, विश्वासघात से संबंधों का जो विनाश होता है, चतुराई से उस संकट से आप बच सकते हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले आप सोच विचार करना आवश्यक। जैसे कहानी बगुला और केकड़ा, बगुला मछली को धोकर देकर खा जाता था, पर केकड़ा अपनी बुद्धि से बगुलों को क्या करता, अंत कर देता है हमारे पास। शिक्षा यहाँ पर बताया हुआ है कि किसी भी बात पर आंख मूंद का भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। संघर्ष और सहयोग की बात करें तो चूहा, कछुआ और कौवा और हिरण की यहाँ बात की जा रही है।
या चार चार अलग जी मिलकर शिकारियों से क्या करते थे या शिकारियों से बचते थे बताया हुआ है। शिक्षा की बात करें तो एकता में क्या होता है, यहाँ पर शक्ति होता है। सहयोग से बड़े जो संकट है वो भी आसानी से पार हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो पंचतंत्र का अगर आधुनिक महत्व की बात करें तो आज भी नेतृत्व से प्रबंधन, राजनीति, मानव व्यवहार और कूटनीति में पंचतंत्र की कहानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्राचीन काल में थी। बच्चों के लिए ये जो कथा है वो आज भी यहाँ पर नैतिक शिक्षा का यहाँ साधन है और बड़ों के लिए व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का स्रोत होता है। तो ये कहानी सरलता, प्रत्यात्मक, व्यवहारिक ज्ञान के लिए अद्भुत यहाँ पर संगम के साथ ही साथ समाज की चेतना को यहाँ उन्नत करती है बताया गया। तो पंचतंत्र की कहानी केवल आप उसे मनोरंजन साधन ना समझे बल्कि ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को मार्गदर्शन करती है। यहाँ पर इसमें जो निहित ज्ञान है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक जितना पहले 1000 वर्ष पहले था। और यह हमें सिखाता है किस प्रकार आप अपने व्यवहारिक बुद्धि, नैतिकता, आत्मनियंत्रण, मित्रता, सहयोग और धैर्य से जीवन के जो भी जटिलतम जितने भी संकट है उन सभी को यहाँ पर निपटारा पा सकते हैं, ये बताया गया। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं जो कि पेपर में आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पर देखिए जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है वो डिस्कस कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर मेजर पेपर जो आपका ये लास्ट है 15, इसका और एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।